है आपका साथी एक बार फिर आपसे रूबरू होने आ गया है एपीएस की ऑनलाइन क्लास में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू and have a nice day. Dear students, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसके हमारे लिए क्या मायने हैं। मैं उसी चर्चा को जारी रखते हुए आगे बात करना चाहूँगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के संदर्भ में। तो आज का टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जैसे सेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था की जब हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे किसी प्रदेश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से जुड़ा हुआ तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो हमें जानना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को अनेक नामों से जाना जाता है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, और एक है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। तो हमारा जानना ये भी ज़रूरी है कि आखिर ये नाम
हमारे देश की अर्थव्यवस्था के क्यों पढ़े? क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में एक से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था का क्या किया गया? समायोजन किया गया। अर्थात एक से अधिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं से विभिन्न विशेषताओं को क्या किया गया? जोड़ा गया। तब जाके हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या कहलाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाई। उसके बाद दूसरा है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। क्योंकि हमारे देश की लगभग 50% से अधिक आबादी आज भी कृषि कार्यों में संलग्न होने के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। आगे मैं बात करना चाहूँगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में डिफाइन किया गया, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र या हम क्षेत्र कह सकते हैं। सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र और थर्ड है तृतीयक क्षेत्र। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा अन्य नहीं होते, चतुर्थ भी होता है, पंचम भी होते हैं, लेकिन उनका अध्ययन आगे की क्लासों में करते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में क्यों विभाजित किया? प्रिय साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे चारों ओर जो गतिविधियां संपन्न की होती हैं या की जाती हैं, उन गतिविधियों में कोई तो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो कोई सेवाओं का सृजन करते हैं। अगर हम उन गतिविधियों का एक भली भांति एक सीक्वेंशियल तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो उन गतिविधियों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया या विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करके हम उनका एक भली भांति क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो यही कारण है कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का एक अच्छे से अध्ययन करने के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में डिफाइन किया गया? 3 भागों में, जिसमें हम देख चुके हैं पहला प्राथमिक क्षेत्रक होते हैं, तो दूसरा द्वितीयक और तीसरा होते हैं तृतीयक क्षेत्र। आगे हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्रक की।
प्राथमिक क्षेत्रक कहते किसे हैं? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो ये गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। किसके संदर्भ में बात की हमने? प्राथमिक क्षेत्र के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, गौर कीजिए, हमने कहा कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और उपयोग करके वस्तुओं का क्या करते हैं? उत्पादन। तो ये गतिविधियां किसमें सम्मिलित की जाती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कि हम बात करें कपास की, गौर कीजिए दोस्तों, कपास का जो पौधा होता है, क्या वो प्रकृति में अपने आप उत्पन्न हुआ? क्या कपास का उत्पादन अपने आप होता है? नहीं होता। जब कपास का उत्पादन अपने आप नहीं होता, तो क्या कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है? यस या नो में उत्तर दीजिए। यदि कपास प्राकृतिक उत्पाद है, तो फिर कृत्रिम उत्पाद होते क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम श्योरली कह सकते हैं कि कपास एक कैसा उत्पाद होते हैं? प्राकृतिक उत्पाद होते हैं। लेकिन होता क्यों है? क्योंकि कपास का पौधा एक कैसा पौधा होता है? मौसमी। कपास के पौधे के विकास के लिए इसे किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? प्राकृतिक कारकों पर। किस पर? प्राकृतिक कारकों पर। जब मैं बात करूं प्राकृतिक कारकों की, तो प्राकृतिक कारकों में क्या आता है? सूर्य का
ताप, जलवायु, वर्षा आदि कारकों पर कपास का पौधा क्या होता है, निर्भर रहते हैं। और ये सभी कारक कैसे हैं, प्राकृतिक कारक। इसलिए कपास का पौधा भी एक कैसा उत्पाद हुआ, प्राकृतिक उत्पाद। हाँ, इसको अंकुरित करने के लिए प्रथम प्रयास मानव के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में इसको जो विकास के ओर अग्रसर किया वो किसने किया, प्राकृतिक कारकों ने। इसलिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि कपास का पौधा एक कैसा उत्पाद होते हैं, प्राकृतिक उत्पाद। यहाँ तक बात समझ में आई। मैं आगे बात करना चाहूँगा द्वितीयक क्षेत्रक के संबंध में। इससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ साथियों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो प्राथमिक क्षेत्रक हैं इसको भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं और इसको सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्रक के संबंध में। सेकंड द्वितीयक क्षेत्र इसकी परिभाषा होगी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादों को विनिर्माण, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तो हमारा जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि आखिर विनिर्माण प्रणाली होती क्या है। जब हम बात करें विनिर्माण प्रणाली की तो हम कह सकते हैं
इस प्रणाली के अंतर्गत कच्चे माल को, जिसे रॉ मटेरियल कहा जाते हैं, कच्चे माल को मशीनों की सहायता से निर्मित कर परिष्कृत, या हम कह सकते हैं पक्के माल, जिसे फिनिश्ड गुड्स कहा जाते हैं, पक्के माल में परिवर्तित करने की प्रणाली ही विनिर्माण प्रणाली कहलाती है। हमने देखा कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है, जिसमें हमने पढ़ा कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में क्या किया जाते हैं, परिष्कृत किया जाते हैं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया कि आखिरकार विनिर्माण प्रणाली है क्या। तो साथियों, हमने देखा विनिर्माण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें कच्चे माल को, जिसे रॉ मटेरियल कहा जाते हैं, को मशीनों की सहायता से निर्मित कर पक्के माल या परिष्कृत माल में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाते हैं। इस परिवर्तित करने की प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, विनिर्माण प्रणाली कहते हैं। प्यारे साथियों, एक प्रश्न ये भी बनता है कि ये जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स अर्थात पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, तो ये किया कहाँ जाता है? क्या कारखानों में ही ये कार्य संपन्न किए जाते हैं? क्या कारखानों के अलावा अन्य स्थानों पर ये प्रणाली संपन्न नहीं की जा सकती? जी हाँ साथियों, की जा सकती है। कारखानों के अलावा कार्यशाला में भी हम वस्तुओं का परिष्करण कर सकते हैं या पक्के माल में परिवर्तित कर सकते हैं। घरों पर भी हम इस प्रणाली को क्या कर सकते हैं, संपन्न। ये प्रणाली किसी कारखाने में संपन्न हो सकती है, किसी कार्यशाला में भी संपन्न हो सकती है, या किसी घर पर भी क्या हो सकती है, संपन्न। डियर स्टूडेंट्स, इस विनिर्माण प्रणाली को एक अन्य नाम से और भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र या विनिर्माण प्रणाली भी कहें, या हम कह सकते हैं कि इस द्वितीयक क्षेत्र का एक अन्य नाम और होता है
जिसे कहा जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र। आगे हम तीसरे पॉइंट के संदर्भ में बात करेंगे। तीसरा हमारा क्षेत्रक था तृतीयक क्षेत्रक। इससे पहले हम इसके कुछ उदाहरण भी ले लें कि विनिर्माण प्रणाली के उदाहरण क्या होंगे। जैसे कि हम बात करें मिट्टी से ईंट बनाना, ईंटों से घरों का निर्माण करना, उसके बाद हम बात कर लें जो उदाहरण हमने प्राथमिक व्यवसाय में लिया था कपास। कपास से क्या बनाए जाते हैं? रेशे बनाए जाते हैं। और कपास के रेशों से क्या बनाए जाते हैं? कपड़ा। आदि इस प्रकार की क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आगे हम बात करेंगे तृतीयक क्षेत्रक के संदर्भ में। अगला पॉइंट होगा हमारा तृतीयक क्षेत्रक सारे साथियों प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अलावा आर्थिक गतिविधियों को एक तीसरी कोटि के द्वारा भी संपन्न किया जाता है। यह तीसरी कोटि तृतीयक क्षेत्रक कहलाती हैं या तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान हमें ये रखना है कि जो तृतीयक क्षेत्रक है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की तरह
कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि प्राथमिक और जो द्वितीयक क्षेत्र होते हैं इनके लिए क्या प्रदान करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। माना कि प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय में या प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में जो वस्तु उत्पादित की गई, उन उत्पादित वस्तुओं को हमें फुटकर या थोक व्यापारियों तक तो पहुंचाना ही होता है। माना कि प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय में या क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया, उन वस्तुओं को थोक और फुटकर व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की ज़रूरत होती है, वो माध्यम किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। जैसे कि हम बात करें परिवहन की, जिसमें हमारी ट्रक, रेलगाड़ी, जो भी परिवहन के साधन हैं, उन सभी को क्या किया जाता है? सम्मिलित। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो तृतीयक व्यवसाय है, तृतीयक जो क्षेत्र है, वो तृतीयक क्षेत्र खुद किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, लेकिन प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय के उत्पादन में क्या करते हैं? सहयोग। या प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को क्या करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। जो कि हमने एक एग्जाम्पल से स्पष्ट किया कि प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय में उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए हमें जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वो परिवहन के साधन किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा व्यापार में सहूलियत के लिए हमें जिन संचार के साधनों को उपयोग में लेना पड़ता है, चाहे वो टेलीफोन है या वो समाचार पत्र हैं, या हम इंटरनेट के माध्यम से फैक्स, मेल जो भी उपयोग में ले रहे हैं, ये सब किसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत। तो तृतीयक क्षेत्रक का जब उदाहरण की हम बात करें तो कौन कौन से हो गए इसमें? परिवहन के साधन, संचार, बैंकिंग और भंडारण जैसे अनेक तथ्यों को इसमें क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। आगे इसका एक अन्य नाम और होते हैं जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक क्यों कहा जाता है? क्योंकि तृतीय व्यवसाय खुद अपने आप किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, ये प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय के लिए सेवा या सहायता प्रदान करता है। इसलिए तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसी में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें एक शिक्षक की, एक वकील की, एक डॉक्टर की, आदि क्रियाओं को भी तृतीयक व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और ध्यान रहे दोस्तों, जो तृतीयक क्षेत्र में परिवहन है, भंडार है, संचार के साधन है, बैंकिंग है, ये उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। जबकि अन्य जो गतिविधियां हैं जो उत्पादन में सहयोग तो करती हैं, लेकिन वो कैसे करती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। इन गतिविधियों को किसमें सम्मिलित किया गया, तृतीयक व्यवसाय के दूसरे या तृतीयक क्षेत्र के दूसरे भाग में, जिनका हमें आगे एक चतुर्थ जो क्षेत्रक है या चतुर्थ जो व्यवसाय हैं उसके अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करना होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु पर क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी विकसित देश की प्रारंभिक अवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम पाएंगे कि विकसित देश की प्रारंभिक अवस्था भी प्राथमिक क्षेत्रक पर क्या थी, निर्भर। अगर हम विकसित देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि विकसित देशों की प्रारंभिक जो अवस्था थी, इस प्रारंभिक अवस्था में विकसित देश भी किस पर निर्भर थे, प्राथमिक क्षेत्रक पर। जैसे जैसे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक में परिवर्तन होने लगता है, या हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्रक समृद्ध होने लगते हैं, वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं वो अन्य कार्यों में क्या होने लग जाते हैं, संलग्नित होने, अन्य कार्यों में जुड़ने लग जाते हैं। लेकिन किसी भी देश की प्रारंभिक अवस्था में उस देश का जो प्रारंभिक स्तर था या जो प्रारंभिक अवस्था थी वो मुख्यतः सबसे पहले किस पे आश्रित होती है, प्राथमिक क्षेत्रक पर। प्राथमिक क्षेत्र में जब वो समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं या प्राथमिक क्षेत्र में जब उत्पादन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उत्पादन में वृद्धि के बावजूद जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में संलग्नित होने लगते हैं। जब अन्य कार्यों में व्यक्ति संलग्नित होते हैं, जैसे कि विनिर्माण, वस्तुओं का निर्माण होने लगता है। जब वस्तुओं का उत्पादन होगा तो वस्तुओं के उत्पादन, इस वस्तुओं के जो उत्पादन है उस उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए उन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, परिवहन के साधनों की, जो किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत।
इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को है भी नहीं और हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है इसके बारे में। इसका सीधा सा फंडा है। हमारा क्वेश्चन होगा कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, या हम कहेंगे कि जो विकसित देश हैं, अगर उन विकसित देशों का भी हम अध्ययन करें तो उनकी जो प्राथमिक अवस्था है वो प्राथमिक अवस्था में किस पे निर्भर थे दोस्तों? कृषि कार्यों पर, या हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्रक पर। जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र में परिवर्तन होने लगा वैसे वैसे व्यक्तियों ने कहाँ पलायन करना प्रारंभ किया? द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत। कहाँ? द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत। और जब द्वितीयक क्षेत्रक का विकास हुआ तो यहाँ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने के कारण इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए किसकी हमें ज़रूरत पड़ी? परिवहन के साधनों की। और परिवहन के साधनों को किस में जोड़ा गया? तृतीयक क्षेत्रक में। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले कोई देश प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर रहता है जब वो प्राथमिक क्षेत्रक में एक समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ की जनसंख्या का पलायन किधर प्रारंभ हो जाते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत। और जब द्वितीयक क्षेत्र में जब वो वृद्धि करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? तृतीयक क्षेत्रक की। ये बता दें आपको कि सबसे जो कम इनकम होती है, सबसे कम जो आय होती है वो किस में होती है? प्राथमिक व्यवसाय में। उसके बाद फिर जो दूसरा होते हैं, दूसरे स्थान पे द्वितीयक व्यवसाय होते हैं और तीसरे स्थान पे होते हैं तृतीयक व्यवसाय। आय के स्टैंडर्ड को लेकर मैं बात करूं तो सबसे अधिक आय किसकी होगी? तृतीयक क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों की। उससे कम किसकी होगी? द्वितीयक क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों की। और सबसे कम होती है प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों की। इसलिए प्यारे साथियों, हर कोई प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर द्वितीय और तृतीय व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी स्थिति को, अपने आर्थिक स्तर को क्या कर सकें? मजबूत कर सकें। लेकिन दोस्तों, प्राथमिक जो व्यवसाय हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्राथमिक व्यवसाय हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या को क्या देते हैं? रोजगार। आज भी लगभग हमारे देश की 50% से अधिक, या हम कह सकते हैं आधी आबादी किसमें संलग्न है? किसमें? प्राथमिक व्यवसाय में। शेष 50% आबादी किसमें संलग्नित है? द्वितीय और तृतीय में। तो दो जो क्षेत्र हैं, उन दो क्षेत्रकों के बराबर जो हमें रोजगार प्रदान कर रहे हैं वो कौन कर रही है? हमारी कृषि कर रही है या प्राथमिक क्षेत्र कर रहा है। लेकिन जब हम आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो प्राथमिक जो व्यवसाय है उसमें संलग्न जो व्यक्ति हैं, कार्यरत जो व्यक्ति हैं, उनका प्रतिशत तो अधिक है, लेकिन हमारी जीडीपी में इनका जो योगदान है वो कैसे है? बहुत कम है। जैसा कि एक आकलन के द्वारा बताया गया कि प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जो व्यक्ति हैं
उनका जीडीपी में जो योगदान है वो मात्र कितना प्रतिशत है? 15% है। जबकि द्वितीय और तृतीय व्यवसाय इन दोनों का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? 85%। सोचने की बात है कि 50% व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान मात्र कितना रखते हैं? 15%। वहीं 50% व्यक्ति अपना जीडीपी में योगदान कितना प्रतिशत रख रहे हैं? 85%। समझ में आया? टॉपिक का टाइटल था क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सबसे पहले लोग किस पे आश्रित रहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय पर, प्राथमिक क्षेत्रक पर। जब वो प्राथमिक क्षेत्रक में या कृषि उत्पादों में वृद्धि कर लेते हैं तो वो द्वितीयक क्षेत्रक की ओर बढ़ने लगते हैं, और जब द्वितीयक क्षेत्रक में जब उत्पादन होना प्रारंभ हो जाता है तो उन्हें उन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन जैसी अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो किसके अंतर्गत आती हैं? तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। आर्थिक दृष्टि से मैंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से अगर हम महत्व देखें तो सबसे ज़्यादा महत्व होगा तृतीयक व्यवसाय का, उसके बाद द्वितीयक का, और उसके बाद प्रथम का। आगे हम बात करेंगे तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता हुआ महत्व। बात करेंगे हम तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता हुआ महत्व। प्यारे साथियों, मैं बता चुका हूँ कि जब आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो किसका है? तृतीयक क्षेत्रक का। और तृतीयक क्षेत्रक का महत्व अधिक होने के कारण व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्रक को छोड़कर कहाँ जाना पसंद करते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक की ओर या फिर तृतीयक क्षेत्रक की ओर। अधिक आर्थिक स्तर को बनाए रखने के लिए, अपने आर्थिक स्तर को मजबूत करने के लिए व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर कहाँ जाना पसंद करते हैं? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर पलायन करना पसंद करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, वो पलायन नहीं कर पाता। उसका भी एक कारण है। वो कारण ये है कि द्वितीय और तृतीय जो क्षेत्रक हैं वो जीडीपी में अपना योगदान तो बढ़ा सकें। जैसा कि मैंने कहा कि जीडीपी में जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्रक का मात्र कितना प्रतिशत योगदान है? 15%। और द्वितीय और तृतीय का जीडीपी में योगदान कितना था क्षेत्रक का? 85% था। जबकि प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है? लगभग 50%। और द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में भी कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 50%। जहां 50% व्यक्ति अपना जीडीपी में योगदान मात्र 15% रख पाते हैं, वहीं 50% व्यक्ति अपना जीडीपी में योगदान कितना रख रहे हैं? 85%।
इसलिए प्राथमिक क्षेत्र कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। यही कारण है कि तृतीय क्षेत्र का लगातार क्या बढ़ता जा रहा है? महत्व। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लोग प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्र की तरफ, द्वितीय या तृतीय क्षेत्र की ओर। लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे। हम कह सकते हैं रोजगार के सृजन का अभाव। यहाँ रोजगार के अवसरों की क्या है? कमी होने के कारण व्यक्ति चाहकर भी अपने प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की ओर पलायन नहीं कर पाता। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेकिन आपका साथी फिर आपसे मुखातिब होगा एक नए जोश के साथ। इसी चर्चा को आगे जारी रखते हुए अगले लेक्चर में हम देखेंगे आर्थिक विकास और वृद्धि के विषय में